म्हटले तुम्हाला फोन येतील बहुतेक. हो, मला ते अविनाश नगरच्या कोणाचा फोन आला होता. अच्छा. कारण नगरचे मी माझ्या त्यांचं भरपूर नाव ग्रुप्सवर टाकलंय, तर भरपूर हा. फोन येऊ शकतात तुम्हाला. म्हणजे आविष्कार की काहीतरी नाव होतं त्यांचं नगरच्या. अच्छा. नाही, मी पण ओळखत नाही अशा लोकांचे फोन हा. येतील. त्यांनी मला रेफरन्स मागितला, मी दिलाय नंबर. तुमचं नाव सांगितलं त्यांनी मला. ओके ओके. सर ये गुजराती है जी इतनी फास्ट? नहीं, ये मराठी है। हमें तो कुछ समझ नहीं आया क्या बोल ओ, हमारे लिए कहा नहीं ना इसलिए। नहीं, मैंने ये कहा, मैंने मेरे अलग अलग ग्रुप्स में सर का रेफरेंस दिया है, तो काफी सारे लोगों ने मुझे पूछा, तो मैंने सर का रेफरेंस दिया है, उनको वही बता रही थी। आपको काफी सारे कॉल्स आ सकते हैं। और वो बात आप हिंदी में बता देती ना। अच्छा, नहीं, तब तक आ रहे थे लोग, तो इसके लिए मैंने मराठी में शुरू कर दी। अविनाश जी, कुछ चाहिए आपको? नहीं सर, मैं ये बोल रहा था कि अभी ऑनलाइन ही वर्कशॉप आप कंटिन्यू करेंगे या फिर फेस टू फेस फिज़िकल वर्कशॉप्स भी है प्लानिंग में? नहीं, मैं सोच रहा हूँ ऑनलाइन ही करूँ, लेकिन मैं फिर अभी ये सेकंड वर्कशॉप के बाद थोड़ी सी रेस्ट लेना चाहता हूँ। अच्छा। तो 15-20 दिनों के बाद या 1 महीने के बाद मैं आगे अगला वर्कशॉप लूँगा। ओके 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 सर, थैंक यू। जी जी जी। क्योंकि मैं ऑर्गेनाइज़ करना चाह रहा था, जैसे संपदा जी ने बोला वैसे मैंने भी काफ़ी लोगों को रेफरेंस दिया है। किताबें कुछ लोगों को मंगा के दी थी आपसे, तो वो भी सीखने के जी, इच्छुक जी। है, लेकिन सबका ऑनलाइन नहीं हो पाता है, तो इसीलिए मैं पूछ रहा था। लेकिन ये आपको लगता है कि मैं ऑफलाइन लूँ तो कब कब खत्म होगा, कितने दिनों में होगा? जी 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 ये जी। लेवल का नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, ये लेवल का तो पॉसिबल नहीं है सर, ये लेवल का पॉसिबल नहीं है। हाँ हाँ। इसीलिए जैसे मैंने इससे पहले 2 दिनों के 1 दिन के भी वर्कशॉप लिए हैं, पूरे दिन के। जी सर। एक वर्कशॉप सिमी जी ने भी ऑर्गेनाइज किया था दिल्ली में। अच्छा अच्छा तो तब ऐसा था कि मैं उतना ही बोल पाने की स्थिति में था। अच्छा। हाँ, तो जितना तब भी मेरे पास जितना था मैंने देने की कोशिश की थी, लेकिन वो था ही उतना कि जो 1 दिन में खत्म हो जाए। अच्छा। अब इतना है कि 1 दिन में खत्म नहीं होगा। हाँ नहीं, ये सर काफ़ी मुझे एक बात अच्छी वो लगी थी आपकी, जो आपने बोला हो कि हमको मुद्राओं के परे जाके हमको सोचना चाहिए, यानी मुद्राओं की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये मुझे ख़ास बात लगी, क्योंकि चक्रों के बारे में तो काफ़ी बार पढ़ा, लेकिन आपका समझाने का तरीका और वो जो सारी चीज़ है कंपाइलेशन, ये बहुत अच्छा है। और वही हमारा उद्देश्य भी रहना चाहिए कि मुद्रा या फिर किसी भी इसकी ज़रूरत ना पड़े। और जो आपने आज कांच को काटने वाले हीरे की बात कही थी, वो काफ़ी हद तक मुझे भी सही लगी, क्योंकि मैं भी वर्कशॉप्स लेता था, तो मेरा भी आपके जैसा ही हाल था। 16 घंटे का वर्कशॉप मुझे 20 से 24 घंटे लग जाते थे, यानी 8 घंटे का 12-12 घंटे हो जाता था। तो चलिए सर, शुरू करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। तो ये जो चक्र है, इसका प्रतीक चिन्ह जो है, इसमें 2 चीजें हैं। एक सफेद हाथी है और चंद्रमा है। तो हाथी जो है वो संपदा और बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है। हाथी दूसरी बार आया, मूलाधार में हमने 7 सूंडों वाला हाथी देखा था। ये जो है वो ऐरावत है, वो ऐरावत था, ये सफेद सूंड का हाथी है। और चंद्रमा जो है वो पूर्णत्व की प्राप्ति का प्रतीक है।
अब हम इस चक्र के बारे में जानेंगे। इस चक्र का तत्व है आकाश। तो आकाश तत्व का कार्य हमने देखा कि उसका कार्य है शुद्धिकरण। वो शरीर को शुद्ध रखता है ना? देखा था, आपको याद है ना सबको? जी जी, अंगूठे ही बता दीजिए, चलेगा। तो उसी प्रकार से आकाश तत्व से जुड़े इस चक्र का कार्य भी जो है वो शुद्धिकरण है। लेकिन वो एक विशेष प्रकार का शुद्धिकरण है, जो है श्वसन के समय प्राणों के साथ, हमारे प्राणों के साथ जो विषैले घटक आ रहे हैं उनको ये चक्र शुद्ध करता है। हमारे प्राणों के साथ जो विषैले घटक प्रवेश कर रहे हैं उनको शुद्ध करना इस चक्र का कार्य है। अब कुछ घटक जो है वो भौतिक घटक है, पोल्यूशन जैसी चीजें, और दूसरे जो घटक है वो अंदर जो चीजें आ रही है हमारे, जैसे हमारे विचार है, भाव है, चित्तवृत्तियां हैं, इनमें जो विष समान घटक है तो उनसे हमारे विचारों को, मन को, भावों को, बुद्धि को, चित्तवृत्तियों को विशुद्ध करना, ये इस चक्र का काम है। सर, ये लास्ट लाइन प्लीज रिपीट कर दीजिए। नहीं सिम्मी जी, उसको वर्ड टू वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, आप कुछ उसका भाव पकड़ के लिख लीजिएगा। वैसे मैं रिपीट करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा ये कहना रहेगा कि जो एक भाव है उसमें का, हाँ, उसको पकड़ लीजिएगा। हमारे विचारों में, भावों में, हमारे, देखिए सिम्मी जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, और जिनको जिनको चाहिए, विचारों में, भावों में, चित्तवृत्तियों में आते हुए जो विषय समान घटक है उनसे, या विषय है उनसे हमारे विचारों को, भावों को, मन को, वृत्तियों को, चित्तवृत्तियों को, बुद्धि को विशुद्ध करने का काम ये विशुद्धि चक्र करता है। तो इसको इस तरीके से इमेजिन करिए कि हमारे कंठस्थान में कोई फिल्टर लगा हुआ है और वो सारी विषाक्तताएं जो है उसे वहीं पर रोक रहा है ना? तो विषाक्तता को कंठस्थान पर ही रोक लेने का कार्य जो है वो ये चक्र करता है, जैसे कोई फिल्टर लगा हो। अब यहाँ पर एक पुराणों की बड़ी सुनी कथा याद कर लेनी चाहिए। कथा प्रतीकात्मक है। ऐसे कुछ
वास्तव में घटित हुआ हो ऐसा मेरा विश्वास है नहीं, लेकिन उसकी जो प्रतीकात्मकता है, रहस्यवाद है, वो बिल्कुल गौर फरमाने लायक है। वो है समुद्र मंथन की कथा। हम लोगों ने कई कई सौ बार सुनी होगी। इसके मुख्य पात्र और प्रतीक जो है वो है सूर असुर, फिर वासुकी सर्प है, मेरु पर्वत हलाहल विष है और अमृत कुंभ है ना। ये कथा आपने सुनी है कि समुद्र के मंथन के लिए मेरु पर्वत को बीच में उसका डंडा रखा गया और वासुकी सर्प को उससे लपेट के एक बाजू से असुरों ने, दूसरे बाजू से सुरों ने उसकी घुसलन की। समुद्र की 14 रत्न निकले, जिसमें प्रथम रत्न था हलाहल विष और आखिरी जो था वो था अमृत कुंभ। ये कथा आप सभी ने सुनी है ना। तो उसमें जो देव और दानव है वो हमारे, ऐसे समझिए कि हमारे मन के शुभ और अशुभ विचार हैं, अच्छे और बुरे ख्याल है। समुद्र हम स्वयं है और मेरु पर्वत जो है मेरु पर्वत जो है, अब मेरु शब्द को देखिए, हमारे स्पाइन को मेरुदंड कहा गया है। तो मेरु है। कुंडलिनी ऊर्जा को सर्पिणी के रूप में देखा गया है, तो जो वासुकी सर्प है वो कुंडलिनी का प्रतीक है। और मंथन से जो चीज सबसे पहले सतह पर आई, निकल कर आई, वो है हलाहल विष। और बाकी सारे 12 रत्नों की प्राप्ति के बाद जो आखिरी चीज निकल के आई वो है अमृत कुंभ। और अमृत कुंभ भी कैसा, जो स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरी स्वयं अपने हाथ में लेकर खड़े थे। तो अमरता का अमृत जो है वो सबसे अंत में ईश्वर की प्राप्ति से, उसमें एकात्म होने के बाद मिलता है। हलाहल तो सबसे पहले सतह पर आ जाता है, पहले ही चरण में। क्योंकि जब भी हमारा मनोमंथन हम करते हैं तो शुरुआत में जो हमारे अंदर जो विषय और विषाक्त विचार है वो सबसे पहले सतह पर आते हैं। उस हलाहल विष का क्या किया, उसमें तो सारी सृष्टि को जला के रख देने की क्षमता थी। तो वो हलाहल को शिव जी ने अपने कंठ में धारण किया, यही सुना है हम लोगों ने, है ना। तो इसको शिव जी ने ग्रहण किया और विशुद्धि चक्र पर रोक लिया। अब इसकी प्रतीकात्मकता क्या है, वहीं पर रोक कर रखा, विशुद्धि चक्र पर। यह प्रतीकात्मक रूप से हमें कहता है कि ऐसा कोई भी विष यदि हमें निगलने की कोई स्थिति आ जाए, वो हमारे मुख तक आ जाए, तो उसे यहीं रोक लेना चाहिए। इससे नीचे गहराई में उसे उतरने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। वो विष को हृदय तक नहीं आने देना चाहिए, उसको कंठ पर ही रोक लेना चाहिए।
अगर यदि ऐसे होता है कि ये विष अगर हमने अंदर जाने दिया तो वो हमारी चेतना को विषमय कर देगा, तो उसे अंदर जाने के द्वार पर ही रोक लेना चाहिए। और ये द्वार है विशुद्धि चक्र। अब कभी ऐसे भी होता है कि आज हमें इस विशुद्धि चक्र की जानकारी मिली, हमने जो विष इससे पहले निगल लिए हैं, जो द्वेष भावनाएं हैं, जो मच्छर है, जो हमने हमारे अंदर आरोपित कर दिए हैं, उसका अब हम क्या करें? तो उसका जवाब ये है कि मंथन से उसे बाहर निकालें। उसका जवाब हमारी बुद्धि से दें। सतह पर लाएं उसको, और उसका समाधान जो है वो हमारी बुद्धि से करें। विशुद्धि चक्र तक पहुंचते पहुंचते, जैसे कि अनाहत में भी हमने उतनी बुद्धि का अर्जन तो कर ही लिया होता है कि हम उसका समाधान कर सकें। सारे चक्रों के पड़ाव जो है वो इसी तरीके से निश्चित किए गए हैं कि जब एक चक्र से हमारी चेतना पार होती है तो अगले चक्र में जो पार किए गए चक्र है उनसे मिली क्षमताओं का उपयोग करना होता है। हमें जो बुद्धि अनाहत में मिली है वो इसीलिए दी गई कि हमें विशुद्धि में उसकी जरूरत पड़ेगी। ऐसे सारे चक्रों के हमने पीछे देखा भी था, देखा जो का कि मूलाधार के जो गुण हैं वो गुण हमें स्वादिष्ठान में किस तरीके से काम में आए, स्वादिष्ठान और मूलाधार के गुण जो है वो हमारे मणिपुर में कैसे काम में आएंगे, इन तीनों चक्रों के गुण हमारे अनाहत में कैसे काम में आएंगे, और अनाहत के गुण हमें विशुद्धि में किस तरीके से काम में आएंगे। तो इसके सबसे अच्छा उपाय जो है, ये बुद्धि हमें क्या कहेगी या बुद्धि से हमें क्या कहलवाना है, हमारे विशुद्धि के जो हम अंदर निगले हुए विष है उसको बाहर निकालते हैं, तो उसको निष्प्रभ करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी बुद्धि हमें ये कहती है कि ये तो हमारे कर्म है जिसके कारण हमें ये स्थिति पैदा हुई, बाकी जो व्यक्तियां इसमें उपस्थित है वो मात्र निमित्त मात्र है, उनकी कोई भूमिका नहीं है। अगर कोई भूमिका है, अगर कोई जिम्मेदार है तो मैं और सिर्फ मैं हूं। तो ये समझ ही जो है वो उस नकारात्मकता की कड़वाहटों को निष्प्रभ करने का, बेअसर करने का मार्ग है। यह मार्ग अनाहत के बाद और विशुद्धि पर आकर खुलता है। पुरानी हलाहलता को निष्प्रभ करना और प्रवेश करने के लिए उत्सुक नई विषाक्तता को रोकना, दोनों बातें समझ लीजिए आप। मैं दोबारा दोहराता हूं कि पुरानी हलाहलता को निष्प्रभ करना, बेअसर करना, न्यूट्रलाइज करना पुरानी हलाहलता को, पुरानी विषाक्तता को, और नया प्रवेश करने के लिए जो विषाक्तताएं उत्सुक है उन्हें द्वार पर ही रोकना, उसमें से सत्व को छान छान कर अंदर लेना और निसत्व को बाहर रखना, ऐसी छलनी का, ऐसे फिल्टर का काम जो है ये विशुद्धि चक्र करता है।
यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई आप सभी के? सुरजीत जी, आपके समझ में आ गई सारी बात? सुशीला जी, सुरजीत जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ सर, आपकी आवाज सुन रही है। जी जी जी। किसी को यहाँ तक के लिए कुछ पूछना है? सर, सत्व को छान छान कर अंदर लेना और असत्व को क्या बोला आपने? निसत्व को क्या करेंगे? रोक देंगे। हाँ, वही बोला मैंने। ओके, नहीं आपका शब्द चाहिए था। ठीक है। कोई नहीं, जैसे आप छलनी से आटा छानते हैं ना, तो जो आप लोग क्या कहते हैं मराठी में, उसके कोंडा कहते हैं, जो जिसमें सत्व नहीं है, ऐसी चीज बाहर निकल जाती है ना? हिंदी में तो उसी- चोकर कहते हैं सर, चोकर। चोकर कहते गेहूं हैं। को, हाँ, चोकर कहते हैं। हाँ, तो अब आप सोचिए कि ये कितना अहम काम, कितना महत्व का काम और कितनी ऊर्जा मांगता है ये काम, विशुद्धि चक्र, कि उसको सदा, जैसे एयर को भी फिल्टर करके लेना है, प्राणों को फिल्टर करके लेना है, विचारों को फिल्टर करके लेना है, जो अंदर है उसको भी बाहर निकाल के वापस फिल्टर करना है, समाधान करना है। तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि श्वास हमारा हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक जारी है। तो प्राण जो अंदर आ रहे हैं वो सदा घटित होने वाली नित्य प्रक्रिया है। तो इस चक्र, ये चक्र जो है, ये स्थान जो है, वो सदा ऊर्जा से भरपूर रहना चाहिए। इसमें भरपूर प्राण शक्ति होनी चाहिए। एक तो शरीर में हमारी जो विषाक्तताएं आती है शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से, उसमें हमें पता है कि उसमें मैक्सिमम, अधिकतम जो विषाक्तताएं हैं वो वायु से, मतलब हमारी श्वसन से जो वायु अंदर आ रही है उससे आ रही है, या तो फिर हमारे अन्न से आ रही है। और ये दोनों बातें जो है, वायु और अन्न, इसी चक्र से होते हुए गुजरते हैं। इसका मतलब थायराइड डिस्टर्ब होना, तो ये चक्कर में कमी है, कोई परेशानी है? थायराइड ग्लैंड का डिस्टर्ब, थायराइड, टॉन्सिल्स, पैराथायराइड, ये पैराथायराइड, सारी जो, जी, ये तीनों जो ग्रंथियां हैं वो इसी चक्र से प्रभावित होती है। अब आगे चलते हैं। आकाश तत्व से तीनों बीमारी का नाम एक बार वापस से बताइएगा ना। थायराइड, टॉन्सिल और मेघना जी, मैं बताऊंगा दोबारा। ये बात बीच में निकली तो मैंने बीच में बता दिया, ये आगे हमारे आएगा ही पूरा इन द ड्यू कोर्स। आकाश तत्व से जो संवेदनाएं जुड़ी हैं वो है ध्वनि की, मतलब तन्मात्रा जो जुड़ी हुई है वो ध्वनि की तन्मात्रा जुड़ी हुई है। ध्वनि का ज्ञानेंद्रिय क्या है? कान है। कान। और ध्वनि का कर्मेंद्रिय क्या है? कंठ है ना। ध्वनि हम सुनते जो है, ध्वनि का बोध जो करते हैं वो कान से करते हैं, और ध्वनि का निर्माण हम जो है वो कंठ से करते हैं। जी। तो कंठ से जुड़ी हर बात, कंठ से जुड़ी हर बात विशुद्धि चक्र से जुड़ी हुई है।
कंठ से वाणी जुड़ी हुई है, वाणी से भाषा जुड़ी हुई है। सही है ना? जी। ये सीक्वेंस है कि कंठ है, कंठ से वाणी है, वाणी से भाषा है, लेकिन भाषा से क्या है? मीना जी, भाषा से जुड़ी हुई है हमारी अभिव्यक्ति, हमारा एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की क्षमता। तो ये चक्र जितना प्रभावी होगा उतनी हमारी अभिव्यक्ति जो है, एक्सप्रेशन जो है, वो प्रभावी होंगे। तो अभिव्यक्ति जो है या भाषा जो है वो सिर्फ वाणी से होती है। अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। जब अभिव्यक्ति की बात है तो हमारी बॉडी लैंग्वेज आती है, उसमें हमारी शारीरिक जो हिल चाल है, जो हाव भाव है, हमारी जो भाव भंगिमाएं हैं, जिसका एक्सट्रीम वर्शन नृत्य कला में देखने मिलता है, लेकिन हमारी दैनंदिन जीवन में भी हम काफी बार हमारी भ्रुकुटी का ना पसंद आए तो नाक मरोड़ के हम या ओठों को घुमा के हम काफी एक्सप्रेशंस देते होते हैं। तो इन सारी भाव भंगिमाओं का जो अभिव्यक्ति है हमारी, वो सारी अभिव्यक्ति की जो क्षमता है वो इसी चक्र से जुड़ी हुई है। तो जिनका विशुद्धि चक्र सशक्त है उनकी ये सारी अभिव्यक्ति के मार्ग पर बड़ी अच्छी पकड़ होती है। उनका अपनी वाणी पर नियंत्रण होता है। उनकी वाणी प्रभावशाली, सम्मोहित करने वाली होती है और सुनने वालों पर उसका तत्काल असर देखा जा सकता है। मात्र कर्मेंद्रिय कंठ से ही नहीं, ज्ञानेंद्रिय कर्ण से भी उत्तम कार्य करवाने की क्षमता जो है वो सशक्त विशुद्धि चक्र में होती है। अब ये कब दिखता है? संवाद में ऐसी व्यक्ति जो है वो प्रतिपक्ष को या जिनके साथ वो संवाद कर रहे हैं, ऐसे हर एक व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा अवसर देते हैं। उनकी बातों को बहुत अच्छे तरीके से सुनते हैं। आपने बहुत से लोग देखे होंगे, उनको बोलने की बड़ी जल्दी होती है, सामने वाले की बात को काट करके भी बोलते हैं। और कई ऐसे लोग हमने देखे हैं कि जिनको अगर इंस्ट्रक्शंस दी जाए तो वो 10, 20, 50% ही इंस्ट्रक्शंस सुन पाते हैं। उनके
दिमाग की प्रोसेसिंग वहीं पे खत्म हो जाती है, तो वो आधी इंस्ट्रक्शंस में काम करते हैं, जो कामों में फिर वो फेल्यूर्स झेलते हैं। लेकिन ये सारी जो तकलीफें हैं वो विशुद्धि के कारण है, कि उनमें वो धैर्य जो है विशुद्धि के कारण जो प्राप्त होता है, सुनने का और बोलने का, वो उनमें नहीं। वे व्यक्तियां संवादशाली होती है, और संवाद जो है वो सिर्फ बाह्य संवाद नहीं है, दो अलग अलग व्यक्तियों का संवाद नहीं है। इनकी अंतरात्मा जो है, अंतरात्मा की वाणी भी सशक्त होती है, जो इनर वॉइस है इनका, वो भी बड़ा सशक्त होता है। और इनकी बुद्धिमत्ता जो है वो इस अंतरात्मा की निर्भीड़ निर्भय आवाज को सुनने का धैर्य रखती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, आप समझ लीजिएगा। पहले हमारा एक तो हमारा जो इनर वॉइस है उसको दबाने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। हमारे स्वार्थ होते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, जो हमारी अंतरात्मा की आवाज को, अंतर्मन को जो कहती रहती है, हमें कंपास दिखाते रहती है, उसको दबाने का काम तो करती रहती है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों की जो इनर वॉइस है वो बड़ा स्ट्रांग होता है, और जब वो हम सुनते हैं तो फिर भी हम उसे काटने की कोशिश करते हैं। फिर वही लालच, फिर वही जो बाहरी ये है चीजें हैं जो उस आवाज को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों की जो बुद्धिमत्ता है, उनके पास धैर्य होता है कि वो आवाज सुने और उस पर काम करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब मैं अधूरी बात नहीं छेड़ता हूं यहाँ पर, एक सेशन और लगेगा क्योंकि 5 मिनट बचे हैं सिर्फ। तो इस क्लास को यहाँ पे हम रोकते हैं। अब हम कब मिलेंगे? मंडे। सोमवार को, मंडे। मंडे देखो। ठीक। तो एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, सुरजीत जी का निमित्त है। 5 मिनट यदि पहले हम सब लोग अगर कनेक्ट हो जाते हैं और हमारी ऑडियो वगैरह चेक हो जाता है सबका, तो इसका लाभ सभी को मिलेगा, है ना? बिल्कुल। तो इतना, हाँ जी, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, और मैं भी आ जाऊंगा 5 मिनट पहले। तो आप सभी लोग 9 से 5 मिनट पहले अगर उपस्थित हो जाएंगे और सारा अगर बैठ जाएंगे, तो फिर हमारा क्लासरूम जो है वो कोई बगैर कोई दिक्कत से 9 बजे शुरू हो जाएगा, है ना? तो इतना सारे लोग करिएगा प्लीज। अच्छा, दूसरी बात यह है कि रमा जी जो हमारे ग्रुप में है, रमा साहनी जी, वो उपस्थित नहीं है कई दिनों से, और उनके पति की प्रकृति स्वास्थ्य जो है वो अच्छा नहीं था। तो आज मैंने उनको कॉल की थी, तो वो अभी भी आईसीयू में है और कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी बढ़ी हुई है। उनका ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं कर पा रही है बॉडी, और उनके फेफड़ों में पानी भर जा रहा है बार बार, और कुछ 5-6 प्रॉब्लम्स उन्होंने बताई, बड़ी दिक्कतें हैं। तो आप सभी से मेरी
मेरी प्रार्थना है कि आप जैसा भी समय मिले उनके स्वास्थ्य के लिए आप सारे लोग प्रार्थना करें और उन्हें जल्दी स्वास्थ्य मिले, ऐसे ईश्वर से हम लोग सारे लोग कहेंगे। वे भी बड़ी चिंतित थी, तो देखें अगर उनको भी, अगर जो उनके करीबी लोग हैं या वो उनको जानते हैं तो उनको कॉल करके उनका धैर्य थोड़ा बढ़ाएं तो उनको और अच्छा लगेगा, मॉरल थोड़ा बूस्ट करें उनका, उनको अच्छा लगेगा। ठीक है, आप सभी को शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि सर, प्रणाम। सोमवार को मिलेंगे। प्रणाम सर। प्रणाम सर को शुभ रात्रि, सभी को धन्यवाद। प्रणाम सर। नमस्कार सर।